देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 6 जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको एचआरए कैलकुलेट करना है, और एचआरए और आपको ग्रॉस सैलरी भी कैलकुलेट करनी है, यानी ग्रॉस सैलरी यानी सारे पॉइंट लेने हैं, और इसके लिए आपको एक एचआरए भी चाहिए होगा। तो एचआरए के कंपटीशन के लिए इन्होंने नीचे कैलकुलेशन दी हैं कि हाँ भाई एचआरए आपका कितना होगा। और इनके लिए जब आप सैलरी लेंगे तो सैलरी में क्या क्या आएगा, एनुअल सैलरी, डी अगर अंडर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो, और कमीशन ऑन सेल्स। डी अंडर द टर्म तो लिखा है, इसके लिए नोट लिखा है, सी इज द ओनली एसएससी हुज सैलरी इज फॉर द पर्पस ऑफ प्रोविडेंट फंड। तो जहाँ प्रोविडेंट फंड के पर्पस लिखा होता है जो डीए है, तो इसका मतलब प्रोविडेंट फंड में अगर आप डीए भी डाल रहे हैं तो इसका मतलब डीए जो अंडर द टर्म है, तो केवल सी की कंडीशन में डी अंडर द टर्म है, बाकी की कंडीशन में अंडर द टर्म नहीं है। तो बाकी कंडीशन में जो सैलरी है, जैसे ए में सैलरी क्या क्या ली जाएगी, 96 + 16, बी में सैलरी 144, डी अंडर द टर्म है नहीं, कमीशन है ही नहीं, और सी में सैलरी और डीए दोनों लिए जाएंगे। सी में डीए इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि सी की कंडीशन में प्रोविडेंट फंड में डीए डाल रहा है, तो इसका मतलब वो अंडर द टर्म है। और डी में केवल सैलरी है, कमीशन ऑन सेल्स है ही नहीं, कमीशन ऑन सेल्स है सॉरी इसका। तो इस तरीके से ये जो येलो पार्ट मैंने आपको बताया है सैलरी के कंपटीशन में यही आएगा। जैसे मैं ए का कैलकुलेट करके बताता हूँ। ए की सैलरी है 96,000 प्लस 16,000, 1,12,000, 1,12,000 का, देन आपका यहाँ 40 या 50, तो ये उज्जैन में रहता है। केवल दिल्ली में 50% लेना है, बाकी सब में तो 40% ही लेना है। तो 1,12,000 का 40% ये होता है 44,800, इसीलिए ये आपका 44,800 जो है वो आ रहा है। इसी तरीके से बी का देखें तो बी में सैलरी केवल 144 है, तो 144 का 40% ये आपका आ रहा है 57,600। सी का देखेंगे तो सी में सैलरी 288 और 24 है, तो 288 एंड 24 टोटल होता है 3,12,000 का 40%, तो ये 1,24,800 आ रहा है। और डी में एनुअल सैलरी 384 तो है ही, ये नहीं लेना, अंडर द टर्म नहीं है, पर कमीशन सेल 96 दे रखा है, 4,80,000, और ये दिल्ली में रहता है, तो दिल्ली में रहता है तो इस बार 50%, तो 50%, तो ये होता है आपका 2,40,000। इस तरह से अलग अलग सैलरी की डेफिनेशन अलग अलग है, इसलिए इन सब चीजों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। देखो कंडीशन नंबर बी के अंदर इसको एचआरए मिला है 14,400, मैं बी का बता रहा हूँ, 14,400 का एचआरए मिला। एग्जेम्प्ट होगा तीनों में से जो कम हो, तो कोई सा भी 14,400 ले लो, 14,400 एग्जेम्प्ट है। तो 14,400 एचआरए मिला, उसमें से 14,400 एग्जेम्प्ट है, तो टैक्सेबल कितना हो जाएगा, निल, इसीलिए यह जो है आपका निल लिखा गया। जैसे यहाँ इसको एचआरए मिला 144, एग्जेम्प्ट होगा इन तीनों में से कम हो तो 124, तो 144 माइनस एग्जेम्प्ट आपका 124,800, तो रिमेनिंग आपका बचा 19,200, ये 19,200 आपका यहाँ टैक्सेबल हो गया। इस तरीके से जो आपका एचआरए है वो निकाला गया, टैक्सेबल एचआरए निकाला है, ध्यान देना। तो जब आप सारे टैक्सेबल एचआरए कैलकुलेट कर लेंगे तो वो तो सारे एचआरए यहाँ आ जाएंगे, ये सारे एचआरए हैं। इनका एग्जाम्पशन कहाँ कैलकुलेट किया, वो ये रहा। तो एचआरए में से एग्जाम्पशन को लेस किया है, जो टैक्सेबल अमाउंट है वो आपने यहाँ लिखे। अब आपसे पूछी ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी है, तो जो जो चीजें इनको मिली है प्लस टैक्सेबल एचआरए, ये आपकी ग्रॉस सैलरी जो है वो आपकी निकल गई है। तो अपन देख रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 7, लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग डिटरमाइन द टैक्सेबल अमाउंट ऑफ एचआरए। केवल एचआरए का टैक्सेबल अमाउंट पूछा है। मिस्टर कुलदीप इज एम्प्लॉयड एक्स लिमिटेड जयपुर एट ए बेसिक सैलरी ऑफ 10,000 पर मंथ। तो अगर मैं सैलरी की डेफिनेशन निकालूंगा तो सैलरी में मैं यहाँ लूंगा 10,000 पर मंथ है। अच्छा, और इसमें सैलरी वगैरह में कोई चेंज भी होगा आगे जाके, तो मैं एक काम करता हूँ, वो चार्ट बना लेता हूँ यहाँ, ये टाइमलाइन है, और सैलरी जो है वो है 10,000 पर मंथ। आगे कहता है ही गेट डीए 40% ऑफ बेसिक सैलरी, तो इस 40% डीए भी है, तो डीए जो है वो है 40% ऑफ सैलरी। और आगे लिखा है कि 60% ऑफ विच इज पार्ट ऑफ सैलरी, इसमें से 60% रिटायरमेंट बेनिफिट में है, यानी अंडर द टर्म है, इसका मतलब होता है अंडर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट।
तो इसका मतलब 40 का 60%, तो 40 का 60% आप निकालोगे तो 24% आएगा। तो आप एक काम करो ना, अपन को 40% से क्या मतलब, अपन को तो डी अंडर द टर्म वाला पार्ट लेना है बस, तो 24% ऑफ सैलरी ले लेना, तो आपका अंडर द टर्म निकल जाएगा। ही गेट्स हाउसेज अलाउंस फॉर 4000 पर मंथ। इसको जो एचआरए मिल रहा था वो मिल रहा था 4000 रुपये पर मंथ, ठीक है। और ही पेड 2000 पर मंथ एज हाउस रेंटल रेंट, और ये रेंट जो पे कर रहा था वो कर रहा था 2000 रुपये पर मंथ, ठीक है। ही गेट्स हाउस रेंट 4000, 2000 का रेंट पेड है। फ्रॉम 1 अक्टूबर ही वॉज ट्रांसफर टू दिल्ली। तो पहले कहाँ रह रहा था, ये जयपुर में था, ठीक है। तो अभी तो ये जयपुर में है। कहता है फ्रॉम 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर से, यानी यहां से ये दिल्ली ट्रांसफर हो गया, ठीक है। ट्रांसफर टू सेम सैलरी सेम डीए बट द हाउस रेंट अलाउंस वाज रेज्ड टू 6000 पर मंथ। एचआरए यहाँ से 6000 हो गया, जो एचआरए यहाँ 4000 था ना, वो एचआरए यहाँ से 6000 पर मंथ हो गया। इन दिल्ली मिस्टर कुलदीप पेड 3000 पर मंथ एज रेंट फ्रॉम 1 अक्टूबर, और रेंट पेड भी 3000 हो गया, ठीक है। फ्रॉम 1 जनवरी ही पेड 5000 पर मंथ एज हाउस रेंट। 1 जनवरी से इसका जो रेंट पेड है वो हो गया 5000 पर मंथ। तो आप देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन में 3 पार्ट हो गए। पहला पार्ट चला 1 अक्टूबर तक, फिर यहाँ के चेंज हुआ क्योंकि वो दिल्ली चला गया, और रेंट पेड भी चेंज हो गया। दूसरा पार्ट चला यहाँ से लेके यहाँ तक, और 1 जनवरी से क्या हुआ, 1 जनवरी से उसका रेंट पेड फिर चेंज हो गया, तो तीसरा पार्ट चला यहाँ। तो ये क्वेश्चन आपको 3 बार सॉल्व करना पड़ेगा, एक ये वाला, एक ये वाला, और एक ये वाला। ये 3 क्वेश्चन हो गए। तीनों का कंपटीशन आपको अलग अलग करना पड़ेगा क्योंकि कंडीशन चेंज हो रही हैं। तो 3 पार्ट हो गए, 3 क्वेश्चन बन गए। सबसे लास्ट में तीनों को आप ऐड कर सकते हो कि हाँ भाई टोटल एग्जेम्प्टेड अमाउंट कितना रहा, उन तीनों को आप ऐड करके बता सकते हो। इतना एग्जेम्प्टेड रहा तो ये एग्जेम्प्टेड टोटल में से लेस हो जाएगा, टैक्सेबल अमाउंट निकल जाएगा। पर तीनों एग्जेम्पशंस आपको अलग अलग कैलकुलेट करने पड़ेंगे, बिकॉज पूरे साल में 3 बार चेंजेस हो गए, 3 अलग अलग कंडीशन हो गई, तो ये 3 अलग अलग क्वेश्चन बन गए जिनको कि इन्होंने 3 कॉलम बना के सॉल्व किया। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ेगा कि 6 महीने का क्वेश्चन अलग कर लो, ये वाला, ये 3 महीने का क्वेश्चन अलग हो जाएगा, और ये 3 महीने का क्वेश्चन अलग हो जाएगा। 3 क्वेश्चन हो गए, क्वेश्चन 1, 2, 3। तो 3 बार आपको एग्जाम्पशन जो है वही 3 कंडीशन लगा के क्या एक्चुअल एचआरए, दूसरा रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, और तीसरा 40% ऑफ सैलरी। यहाँ तक 40 रहेगा, यहाँ से वो दिल्ली में आ गया, यहाँ से फिर वो 50-50 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में बेसिक सैलरी और डीए आपका पूरे तीनों कंडीशन में सेम रहेगा। रेंट पेड आपका यहाँ 2000 है, यहाँ 3000 है, यहाँ 5000 है, और यहाँ आप जयपुर में रह रहे थे और यहाँ आप दिल्ली में रह रहे, तो दिल्ली में आपको 50% लेना पड़ेगा, जबकि जयपुर में आपको 40% लेना पड़ेगा। तो ये 3 बार आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो अभी अपन देख रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 9। बेसिकली इसमें आप ग्रेचुइटी का पॉइंट सीखेंगे। श्री महेश कमिंस जनवरी, इसने अपनी जो काम है चालू किया 1 जनवरी 1984 से। 34,200 इनकी सैलरी फिक्स की गई है 1 जनवरी 2018 से, ठीक है। He got 20% of his salary as DNS allowance, 5% city compensatory allowance, and he was sent to Paris on डेपुटेशन 3 मंथ के लिए। वहाँ उसको 60,000 रुपये पर मंथ मिले थे, और ही रिटायर्ड, वो 1 दिसंबर को रिटायर हो गया। ही रिसीव 9 लाख एज ग्रेचुइटी, कैलकुलेट इज ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी, ठीक है। अब अगर ये गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो एक तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई के पॉइंट ऑफ से सॉल्व करना है, एक बार एम्प्लॉई ऑफ ए कंपनी है तो कंपनी एम्प्लॉई, और एक बार राजस्थान यूनिवर्सिटी का है तो यूनिवर्सिटी एम्प्लॉई का। 3 तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो सैलरी आपकी देखिए, अपन को ये ध्यान है कि वो 34,200 उसकी सैलरी है, और इफेक्ट कब से हुई है, 1 जनवरी 2018 से। और हर साल वो बढ़ेगी 500 500 900 900 रुपये, ये भी आपको दे रखा है। तो आपको उसी के हिसाब से सैलरी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो ये 34,200 से चालू हुई है। देखो इसकी सैलरी 1 जनवरी 2018 को 34,200 थी। तो 1 जनवरी 2018 को 34,200,
तो 1 जनवरी 2019 को कितनी होगी सर? वो 900 रुपये बढ़ जाएगी, तो ये हो जाएगी 35,100। तो 1 जनवरी 2020 को आपकी सैलरी कितनी हो जाएगी? फिर 900 रुपये बढ़ जाएगी, कितने रुपये हो जाएगी? 36,000। खैर ये तो रिटायर ही हो गया। कब रिटायर हो गया? ये रिटायर हो गया 1 दिसंबर 2019 को, तो यहाँ तक तो पहुँचा ही नहीं। ठीक है, तो अब इसका जो पे स्केल चार्ट अगर अपन देखें, हमारा ईयर चालू होता है 1 अप्रैल 2019 से और 31 मार्च 2020, जिसमें भी ये रिटायर हो गया है 1 दिसंबर 2019 को। ठीक है, ये यहाँ रिटायर हो गया। अब अगर ये प्राइवेट एम्प्लॉय होता तो इसकी सैलरी में 1 अप्रैल से चालू करता, 1 अप्रैल से 1 दिसंबर तक 8 महीने होते। बट क्योंकि यहाँ ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय ट्रीट किया गया, तो फिर इसकी सैलरी 1 मार्च से चालू होगी यहाँ से, और यहाँ से अगर मैं इसकी सैलरी चालू करूंगा तो ये जो महीने हो जाएंगे 1 मार्च से, ये हो जाएंगे 9, और सैलरी चल रही है आपकी 1 जनवरी 2019 से 35,100, यानी यहाँ से 1 जनवरी अगर मैं मानूं तो 35,100 चल रही है यहाँ से, और यहाँ आकर 31 दिसंबर से वो आपकी 36,000 चालू होगी। ये वो डेट ये रही, पर ये हमारे काम नहीं आएगी क्योंकि वो रिटायरमेंट के बाद है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है उससे। हमारी तो यहाँ से 35,100 है, तो हमको 35,100 पे ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि हमारी सैलरी थ्रू आउट 35,100 रही है। लेकिन अब इसकी सैलरी 1 मार्च से चालू होगी, और 1 मार्च से चालू होगी तो 1 मार्च से इसकी जो सैलरी चालू है तो 9 महीने होती है, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी 9 महीने की रहेगी, ध्यान देना। और प्राइवेट एम्प्लॉय की तो सैलरी चालू होगी 1 अप्रैल से, तो उनकी रहेगी 8 महीने। तो इन दोनों की सैलरी 8-8 महीने की रहेगी। हाँ, मल्टीप्लाई आपका वो 35,100 से ही होगी, तो 35,100 इंटू 9, 35,100 इंटू 8, इस तरह से आपकी रही है। और यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय है, वो भी आपका सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉय माना जाता है, तो इसमें भी आपका फिर 9 महीने ही होगा, ध्यान देना। यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉय माना जाता है, तो उसमें भी आपके 9 महीने का रूल लगेगा। यहाँ आपका 8 महीने का लगेगा, ये अपन को ध्यान रखना है। फिर आपको कहता है डीए 20% ऑफ सैलरी है, तो जो भी आपसे सैलरी निकाली है उस सैलरी का 20% डीए निकाल दो। यहाँ इसका 20%, यहाँ इसका 20%, यहाँ इसका 20%। फिर कहता है सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस 5% है, तो वही सैलरी का यहाँ 5%, यहाँ भी 5%, यहाँ भी 5%। और वो इंडिया के बाहर डेपुटेशन पे काम कर रहा है, 60,000 रुपए का उसको एक्स्ट्रा अलाउंस मिला है, पूरा टैक्सेबल है। 60,000 इंटू 3, 1,80,000। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए इसके लिए जो रूल है वो आपका अलग है। यहाँ लिखा है अलाउंस गिवन टू आउटसाइड इंडिया टू गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एग्जाम्प्ट, इसलिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए वो एग्जाम्प्ट है, और कंपनी एम्प्लॉय यानी प्राइवेट एम्प्लॉय और सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए फुली टैक्सेबल है। ये अपन को ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ लिखा हुआ है कि आपकी जो सैलरी ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय या यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय हैज बीन टेकन इनटू अकाउंट मार्च से ली गई, इसलिए वो 9 महीने है, इसीलिए वो 9 महीने है, इसलिए वो 35,100 इंटू 9 करके निकाला गया है। तो इस तरीके से सारी चीजें आपकी हो गई है। अब ग्रेचुटी आपको मिली है कुल मिलाकर 9 लाख रुपए, और ग्रेचुटी में अपन जानते हैं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अगर ग्रेचुटी मिली है तो सारी की सारी एग्जाम्प्ट है, तो 9 लाख में से 9 लाख चला गया तो ये तो पूरी की पूरी एग्जाम्प्ट हो गई, कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगी। और कंपनी एम्प्लॉय और यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय, इन दोनों के लिए हमें एग्जाम्पशन का अमाउंट निकालना पड़ेगा। नाउ अब ग्रेचुटी का एग्जाम्पशन हमें कैलकुलेट करना है। पहले हम बात करते हैं कंपनी के लिए, तो कंपनी के लिए कुछ लिखा नहीं है, तो हम ये मान के चलेंगे 1972 जो है वो बिकम एप्लीकेबल। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है इसके लिए, तो कंपनी के लिए ये एप्लीकेबल है, ये मान के अपन को क्वेश्चन को कर रहे हैं। अब जब ग्रेचुटी एप्लीकेबल होता है तो आपके 3 रूल हैं। अब वो 3 रूल के अकॉर्डिंग अपन को एग्जाम करना पड़ेगा। पहला है एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, नोट सामने रखिएगा। ग्रेचुटी एक्ट 1972 अप्लाई हो रहा है और उस कंडीशन में एग्जाम्पशन का अपन को देखना है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए तो लिखा हुआ है द होल अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एग्जाम, पॉइंट नंबर 4 में। अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं पॉइंट नंबर 5 के लिए कि 1972 एप्लीकेबल होता है तो क्या रूल है। पहला एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, नंबर 2 आपका है मैक्सिमम अमाउंट है 20 लाख। 20 लाख तक का एग्जाम्पशन जो है वो आप ग्रेचुटी के अंदर ले सकते हैं। नाउ नेक्स्ट रूल आपका नंबर ऑफ सर्विस ईयर। नंबर ऑफ सर्विस ईयर, नंबर ऑफ सर्विस ईयर कितने साल हो गए, तो सर वो 1 जनवरी 1984 से काम कर रहा है। तो 1 जनवरी 1984 से काम कर रहा है, तो 1 जनवरी 1984 से चालू करें तो 94 तक 10 साल, और 2004 तक 20 साल, और 2014 तक 30 साल, तो यही हो गए। और 2014 के बाद 15, 16, 17,
18 और 19, 5 साल ये भी कंप्लीट हो गए। और उसके बाद 19 तक हो गया आपका। और उसके बाद साल कितने महीने और हो गए, जनवरी के उसने लगभग 10 महीने काम और किया। 11वें महीने में वो रिटायर हुआ, 12वें महीने में 11 महीने। तो ये 35 साल और 11 महीने, ध्यान देना, 35 साल और 11 महीने काम किया उसने, 35 ईयर 9 मंथ। अब वहां नीचे नोट में एक रूल लिखा हुआ है, रूल लिखा हुआ है कि अगर 6 महीने से ज्यादा कोई काम कर ले तो फिर उसको पूरा साल मानना है। तो यहाँ मैं 36 साल 9 महीने को लूंगा, 35 साल 9 महीने को मैं लूंगा 36 साल, क्योंकि पूरा कंप्लीट मानना पड़ेगा। ये आपके 6 महीने से ज्यादा होने पर आपका जो है कंसीडर जो है वो पूरा ईयर कर लिया जाएगा। तो नोट नंबर 1 में ये बात लिखी है कि जो मंथ है अगर 6 महीने से ज्यादा हो, ध्यान देना, मोर देन 6, 6 नहीं, मोर देन 6, मोर देन 6 हो तो पूरा ईयर मान लिया जाएगा। तो ये 9 महीने है, तो ये पूरा साल हो गया 36 साल। 36 साल इंटू सैलरी ऑफ लास्ट मंथ। तो सैलरी ऑफ लास्ट मंथ की अपन बात करें तो सैलरी आपकी जो थी, बेसिक सैलरी, वो थी आपकी 35,100। और डीए अंडर द टर्म है, इसमें डीए अंडर द टर्म नहीं, इसमें डीए कंपलसरी होता है। तो ध्यान देना ये कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, ये वाला पॉइंट 36 इंटू ये 36, सैलरी कितनी थी 35,100 प्लस डीए। तो इसका डीए जो था इसका शायद 20% था, तो इसका 20% आप निकाल लेंगे। 35,100 का 20% आपका आ जाएगा 7,020। तो बेसिक सैलरी एंड डी ऑफ लास्ट मंथ डिवाइडेड बाय 26 इंटू 15, इससे 15 डेज सैलरी निकल जाएगी। जो 15 डेज सैलरी निकलेगी उसको आप 36 से मल्टीप्लाई कर देना। जो 15 डेज सैलरी ब्रैकेट से निकलेगी उसको आप 36 से मल्टीप्लाई कर देना। तो आप जब इस ब्रैकेट को कैलकुलेट करोगे 35,100 प्लस 7,020 डिवाइडेड बाय 26 इंटू 15, तो ये आएगा 24,300। 24,300 इंटू 36 आपका आ जाएगा 874,800। इस तरीके से ये आपका 874,800 आया है। तो अब 3 फिगर हुए, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, मैक्सिमम 20 लाख या 874,800। इन तीनों में से जो सबसे कम हो, ध्यान देना, इन तीनों में से जो सबसे कम हो, तो इन तीनों में से जो सबसे कम अमाउंट है वो है 874,800। तो 874,800 आपका एग्जाम्प्ट हो जाएगा। तो ध्यान देना, उसको ग्रेचुइटी मिली कितनी है 9 लाख, एग्जाम्प्ट हो जाएगी 874,800। तो रिमेनिंग अमाउंट जो है वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। और रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा 25,200, ये 25,200 टैक्सेबल हो गया। अब इन सब का टोटल कर दो, ग्रॉस सैलरी निकल जाएगी। यहाँ भी सबका टोटल हो जाएगा, ग्रॉस सैलरी निकल जाएगी। इस तरह से गवर्नमेंट एम्प्लॉय और कंपनी एम्प्लॉय का ग्रेचुइटी का काम तो अपन ने सीख लिया। अब हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय की। तो लिखा है पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972 डज नॉट अप्लाई टू यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय। यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय पे ग्रेचुइटी एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता। तो इसके एग्जाम्पशन के 3 रूल जो हैं वो अलग हैं। अब उनको अपन एक बार समझ लें। पहला तो वही है एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। तो एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड तो 9 लाख है, मैक्सिमम लिमिट 20 लाख की। और फिर आपका है नंबर ऑफ सर्विस ईयर कंप्लीटेड। तो इसको मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ पॉइंट नंबर 2 को। नंबर ऑफ सर्विस ईयर कंप्लीटेड, तो इसने किए थे 35 ईयर और 9 मंथ्स। तो कंप्लीटेड ईयर का है, कंप्लीटेड ईयर तो मंथ तो टोटली इग्नोर्ड है, केवल 35 ईयर लिए जाएंगे। इनटू बेसिक सैलरी प्लस डी अंडर द टर्म। तो इस क्वेश्चन में डी अंडर द टर्म तो था ही नहीं। पिछले वाले टर्म में तो मैं डी इसलिए लिया था कि यहाँ डी अंडर द टर्म होना जरूरी नहीं है, तो कंपलसरी है। यहाँ अंडर द टर्म हो तभी लेना है, तो यहाँ कहा नहीं है। और ये आपको जो लेना है ये पिछले 10 महीने का लेना है। तो पिछले 10 महीने से सैलरी अगर आप ध्यान देंगे तो 35,100 ही चल रही है एग्जैक्टली। अगर आप पिछले 10 महीने की बात करेंगे, ये देखिए पिछले 10 महीने, यहाँ 1 दिसंबर को रिटायर हुआ था और इसकी सैलरी 35,100 चल रही है 1 जनवरी 2019 से। तो यानी पिछले 10 महीनों से सैलरी इसकी 11 महीने से इवन 35,100 चल रही है। हमको लेनी है पिछले 10 महीनों की। अपन को यहाँ से लेके यहाँ तक 35,100 चल रही है सैलरी, इसलिए पिछले 10 महीनों की सैलरी लेनी है। ध्यान देना, बहुत ध्यान से समझना। तो इंटू 10 कर दिया, ये निकल गई पिछले 10 महीनों की सैलरी। ये निकल गई पिछले 10 महीने की सैलरी। हमें चाहिए एवरेज मंथली सैलरी, तो डिवाइड बाय 10 कर दिया, तो इससे निकल गई 1 महीने की सैलरी। और हमें आगे लिखा है हाफ मंथ सैलरी, तो ये निकल गई आपकी हाफ मंथ की सैलरी। तो ध्यान देना, इसकी सैलरी का कंपटीशन पहले पिछले 10 महीने की सैलरी लो, डिवाइडेड बाय 10 कर दो,
अब यहाँ तो खैर सैलरी एक ही थी, तो आप सोचोगे सर 10-10 लेनी थे तो कट ही जाएंगे, लेने की जरूरत क्या है, वो तो इस क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में सैलरी चेंज होगी तो फिर ये चेंज भी हो जाएगा। तो 3500 इंटू 10, ये पहले 10 महीने की सैलरी, डिवाइड बाई 10 कर दिया तो 1 महीने की सैलरी, इंटू कर दिया हाफ तो ये निकल गई हाफ मंथ की सैलरी। इस तरीके से ये कैलकुलेशन जो है वो आपको करनी पड़ेगी। तो ये आपका आ जाएगा तो ध्यान देना, नंबर ऑफ सर्विस ईयर कंप्लीटेड लेने, फिर लेना है हाफ मंथ सैलरी। हाफ मंथ सैलरी कैसे निकलती है, बेसिक सैलरी डी अंडर द टर्म हो तो लेते, वो है नहीं, पहले 10 महीने का तो इंटू कर दिया 10, क्योंकि पहले 10 महीने से सैलरी चल रही थी, हमें चाहिए हाफ मंथ सैलरी, तो पहले डिवाइड बाय 10 किया, डिवाइड बाय 10 करने से निकली 1 महीने की सैलरी, इंटू हाफ कर दिया तो निकल गई हाफ मंथ की सैलरी, और इसको 35 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये निकल गया 614250। अब इन तीनों में से जो सबसे कम है, ध्यान देना, इन तीनों में से, किन तीनों में से, अपन देखें एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड 20 लाख मैक्सिमम लिमिट या 6,14,250, तीनों में से कम है 6,14,250, ये आपका एग्जाम्प्ट हो जाएगा। 9 लाख की आपको ग्रेचुइटी मिली है, 6,14,250 आपका एग्जाम्प्ट हो गया, तो टैक्सेबल अमाउंट आपका आ गया 285,750। इस तरीके से अब इसका भी आप टोटल कर सकते हैं और ये आपकी सभी की ग्रॉस सैलरी सभी ऑप्शंस में निकल जाएगी। तो आपने देखा ग्रेचुइटी के लिए 3 अलग अलग रूल लगे। गवर्नमेंट एम्प्लॉय में पूरा एग्जाम्प्ट है, कंपनी में ग्रेचुइटी एक्ट हमने एप्लीकेबल किया, विच एवर इज लेस करके एग्जाम किया, और यूनिवर्सिटी के अंदर ग्रेचुइटी एक्ट नॉट एप्लीकेबल करके हमने विच एवर इज लेस को एग्जाम किया, और इस तरीके से अपन ने सभी की ग्रॉस सैलरी जो है वो निकाली है।